Each dimensionless pi term is formed by combining m variables out of total n variables with the remaining n minus m variables. Each pi term m plus 1 variables. These m variables which appear repeatedly in terms of pi terms are subsequently called repeating variables and choose for among the variables such as they together involve all the fundamental मीन्स क्या करना है वो मैं आपको समझाने के लिए थोड़े से बेसिक स्टेप्स याद कर लो जो आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बोल रहा है देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप इन व्यू व्हाइल सिलेक्टिंग एम repeating variables. M repeating variables must contain jointly all the fundamental dimensions involved in the phenomenon. Usually fundamental dimensions are M, L, and T. However, if only two dimensions are involved, there will be two repeating variables and they must contain together the two dimensions involved. The repeating variables must not form the non-dimensional parameters among themselves. As far as possible, the dependent variables should be selected as repeating variables. No two repeating variables should have the same dimensions. अब मतलब क्या हुआ? तो आपका हमेशा याद रखना है कि m वेरिएबल्स चूज करते वक्त आपका m, l और t फंक्शन में वो होना चाहिए। सेकेंड, अगर केवल दो ही फंक्शन है तो आपका इक्वेशन पूरा का पूरा इक्वेशन भी दो में ही बनेगा। तीसरा, जब भी आप m चूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? तो मतलब लेंथ, डायमीटर, हाइट, मतलब जो उसके डायमेंशंस के बारे में बताएगा हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके। दूसरा है फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो मतलब क्या हुआ? तो अल्टीमेटली वो स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा तो हम उसको बोलेंगे फ्लो प्रॉपर्टी। और थर्ड वेरिएबल जो है वो है फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? तो बॉडी का मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितना है, वेट डेंसिटी कितनी है, डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी है। तो जो फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको हम बोलेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ के रखा होगा एल वी रो, डी वी रो, एल वी म्यू या डी वी म्यू चूज करते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे करना है, मतलब बकिंगम पाई मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझो। क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस बाय partially submerged body depending upon velocity v, length of the body l, viscosity of the fluid mu, density of the fluid rho, and the gravitational acceleration g. Obtain the dimensionless expression for r. मतलब मैंने क्या बोला था कि जब आप इंजीनियरिंग में आओगे और इंजीनियरिंग में जब कोई एक प्रॉपर्टी n नंबर ऑफ मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे। तो ये जो डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है इसकी यूनिट क्या होगी ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो आपने क्या लिखा कि आर इज अ फंक्शन, मतलब आर इज अ वेरिएबल हुज फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, लेंथ, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये जो r है ये भी हमारा फंक्शन है। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हुए वो 6 हो गए। याद है हमें लिखा था x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 सो ऑन, और फिर बाद में लिखा फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या हो गया? तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हुआ। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? जितने भी वेरिएबल्स है सबका बेसिक फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो r जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब वन टाइप ऑफ फोर्स।
तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लगाया mL/T-T, वेलोसिटी का L(T-1), म्यू का mL-1 T-2, उसके बाद रो का फॉर्मूला mL-3, जी का फॉर्मूला L(T-2). क्लियर है? तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो हमारा फंक्शन, मास वाले फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मुझे ये समझ में आया कि m की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 2 3। तो मैंने इसलिए m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 3। ठीक है, n की वैल्यू 6 और m की वैल्यू 3। चलिए, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस पाई टर्म। अब पाई टर्म्स में कितना होगा? तो वो होगा n माइनस m, मतलब 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। मतलब मुझे ये पता चल गया पाई 1, पाई 2 और पाई 3 लेके मुझे पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। Thus, 3 pi terms, say pi 1, pi 2 and pi 3 are formed. The equation second may be written as, अब जो आपने ये इक्वेशन लिखा था, है ना, तो अब ये इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो F1 मतलब दिस इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ pi 1, pi 2, pi 3 which is equal to 0। अब ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगर डाउट होगा तो मतलब आप अभी मिल सकते। सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो थे आर, वी, एल, म्यू, रो एंड जी। ये में से अब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो आउट ऑफ द 6 वेरिएबल्स आर, वी, एल, म्यू, रो, जी, 3 वेरिएबल्स, क्योंकि हमने 3 पहले से रखा, m इज इक्वल टू 3, आर टू बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो ऐसे वेरिएबल्स जो हर इक्वेशन में मुझे काम आएंगे, तो मैं उनको रिपीटिंग वेरिएबल्स चूज करूंगा। ठीक है, और बाकी का जो नहीं काम आएंगे वो मेरा एक सिंगल सिंगल टर्म्स में चला जाएगा। ठीक, तो ये बात यहाँ तक अपनी क्लियर हो गई। अब ऑब्जर्व करिए कि R is a dependent variable and should not be selected as a repeating variable। मतलब जो आपका इक्वेशन बना था जिसमें आपने x1 is a function of x2, x3, x4 लिखा हुआ था, तो उसमें हमेशा जब भी आपका डिपेंडिंग फैक्टर होगा तो वो डिपेंडिंग फैक्टर को आपको यहाँ पे पहले ही उसको अलग कर देना है। ठीक है, तो R is a depending variable and should not be selected as a repeating variable। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब out of the remaining 5 variables, one variable should have geometry property। अब देखो कौन कौन से वेरिएबल्स थे, तो मैंने यहाँ लिखे रखा, ये वेलोसिटी, लेंथ, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये पहला क्या बोला? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो आपको पता चल गया जो लेंथ, वेट, हाइट, थिकनेस अगर दिया होगा तो वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आ गया, इसलिए एक जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड शुड हैव फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी किसके लिए बोला? तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड जो फ्लो के बारे में डिनोट करेगी तो वो फ्लो प्रॉपर्टी होगा। तो हमारा पहला आ गया ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा आ गया फ्लो प्रॉपर्टी एंड तीसरा थर्ड वन शुड हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो रो भी है और म्यू भी है ना? तो अब एक बार बताइए, क्या सभी फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है? तो नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड देमसेल्फ। मतलब कुछ जो होती हैं उसकी विस्कोसिटी कम होती है और कुछ की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो ये मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? फ्लूइड प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा। इसकी जगह पे जो कॉमन प्रॉपर्टी जो मैंने लिए है वो कॉमन प्रॉपर्टी डेंसिटी है। तो थर्ड वन शुड हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो मुझे 3 वर्ड्स मिल गए, कौन? एल मिला, वी मिला और रो मिल गया। ये बात क्लियर है? तो these requirements are met by selecting L, V and rho as a repeating variables। The repeating variables themselves should not form a dimensionless term and must contain generally all fundamental dimensions equal to m। ठीक है, चलिए
Dimensions of L, V, and rho are L, Lt minus 1, and ML minus 3, and hence the fundamental dimensions exist in L, V, and rho, and also no dimensionless group is formed by them. तो अब जो हमारा अब इक्वेशन जो बनेगा, each Python मतलब m+1 variables is written as a function as a given in equation. अब ये m+1 क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे हमने पाई1 लिखा था, तो पाई1 बताया, तो ये बताया n-1 बताया, और ये m+1 मतलब क्या हुआ, तो हमने 3 वेरिएबल्स लिखे प्लस एक वेरिएबल ऐड होगा, इसलिए 1 2 3 और 4 टर्म्स आएगा। क्लियर? तो पाई1 की वैल्यू क्या होगी, L A1 V B1 रो C1 इंटू R। अब ये R क्यों आया, तो अब तुम यहाँ पे समझो, देखो जब तुमने बोला कि सर L, उसके बाद V और उसके बाद रो, ये तीनों जो है वो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं, तो जो नहीं बने रिपीटिंग वेरिएबल्स वो कौन कौन से थे, तो एक ये R था, एक ये न्यू था, और एक ये जी था। तो ये तीनों जो है हमारे वो +1 के फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो पाई1 की वैल्यू क्या लिखा हमने, L A1 V B1 रो C1 इंटू R, इसी तरीके से 2 टर्म्स में इंटू न्यू और 3 टर्म्स में इंटू जी लिखेंगे। स्टेप 3 क्लियर? चलिए अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 कहता है कि अब तीनों पाई1 पाई2 और पाई3 की आप इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या लिखा, पाई1 इज इक्वल टू L रेज़ टू पावर A1 V रेज़ टू पावर B1 C रेज़ टू पावर C1 इंटू R। अब पाई की जो यूनिट होती है वो कुछ भी नहीं होती है, मतलब वो यूनिटलेस होता है, इसलिए पाई की वैल्यू हमने m0 L0 और T0 लिखा। अब ये जो L था वो मीटर को डिनोट कर रहा था, इसलिए L रेज़ टू पावर मतलब मीटर, L रेज़ टू पावर A1 आ जाएगा। V जो है वो वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के लिए लिख रहा है, तो हमने L t-1 रेज़ टू पावर B1। फिर एक मिनट, ये गलत लिखना है, यहाँ पे आएगा आपका रो। ठीक है, तो ये आ गया रो। तो रो रेस्ट मतलब रो की यूनिट क्या होती है, तो केजी पर मीटर की, तो ml रेज़ टू पावर -3 रेज़ टू पावर C1, और R जो है वो फोर्स है, इसलिए mlt-2 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ R पे कोई पावर नहीं है। अब मैंने क्या किया, तो ये सभी के पावर्स को एक दूसरे से इक्वेट कर, तो यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m के पावर 1 है, तो ये आ जाएगा C1, और यहाँ पे m के पावर 1 है इसलिए +1। तो इसके बेसिस पे मुझको मिल गया C1 इज इक्वल टू -1। अब दूसरे पे चलते हैं, L रेज़ टू पावर 0, उसके बाद यहाँ पे L रेज़ टू पावर A1, यहाँ पे L रेज़ टू पावर +B1, यहाँ पे L रेज़ टू पावर -3 C1, और यहाँ पे L रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पे +1 आ गया। तो इसके बेसिस पे, क्योंकि A B C तीनों हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो P रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू -B, और यहाँ से -2, तो B की वैल्यू, यहाँ से B की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब C और D की वैल्यू मिल गई, इसके बेसिस पे मेरे को A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब मैंने जब तीनों इक्वेशंस को रखा, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, पाई इज इक्वल टू L रेज़ टू पावर -2 V रेज़ टू पावर -2 रो रेज़ टू पावर -1 इंटू R, और R अपॉन में ये सारे के सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में चले गए। सिमिलरली आपको पाई2 का निकालना है, तो पाई2 में भी सेम रूल्स लगाएंगे। आप पहले ये डायमेंशंस लेस रखोगे, उसके बाद इन सभी की यूनिट्स रखोगे, ये यूनिट्स रखने के बाद इनका इक्वेशन पुट करोगे, और इसके बेसिस पे सी बी की वैल्यू, देन आफ्टर ए की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको पाई2 की वैल्यू निकाल लोगे। सिमिलरली आपको पाई3 की वैल्यू निकालनी है, तो पाई3 इज इक्वल टू L रेज़ टू पावर A3 V रेज़ टू पावर B3 रो रेज़ टू पावर C3 इंटू जी, और सारी वैल्यूज आप पुट करिए, उनके पावर्स को इक्वेट करिए, तो यहाँ पे C3 की वैल्यू 0 है, B3 की वैल्यू -2 है,
और जब ये हम यहाँ पे रखेंगे तो A3 की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपकी पाई 3 की वैल्यू आई या LG/D3। इतना क्लियर? चलिए, अब ये सारे चीज़ों को हमने जो स्टार्टिंग में हमारा जो बेसिक इक्वेशन बना था, कौन सा बना था? ये बेसिक इक्वेशन बना था। यहाँ हम लोग करते हैं तो फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन दिस वन मतलब पाई 1, पाई 2 और पाई 3। ये तीनों वैल्यूज रख के इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब ये फंक्शन हटाने के लिए लास्ट टाइम ही आपने देखा था कि जब फंक्शन हटता है तो उसकी जगह पे वो पाई इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमने पाई इंट्रोड्यूस किया और ये पूरा टर्म को उठा के इस तरफ ले आया। अब इस तरफ लाने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारा आर जो है वो वेरिएबल मतलब डिपेंडिंग वेरिएबल, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये टर्म लिखा। और यहाँ पे देखना, इस टर्म को क्या हम इसका रेसिप्रोकल पार्ट लिख सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, रो एल म्यू, रो एल इंटू वी डिवाइडेड बाय म्यू, और यहाँ से वी स्क्वायर को हटाने के लिए इसमें अंडर रूट इसमें अंडर रूट किया, तो ये अंडर रूट यहाँ रह गया और रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो वी अपॉन अंडर रूट एल इंटू वी आ गया। मतलब एल एल इज अ फंक्शन ऑफ, अब ये जो है हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इंटू 5 इंटू, अब पूरा का पूरा जो टर्म्स लिखा है वो 10। अब पूछोगे कि सर एक्चुअली ये पार्ट क्या है, ये समझ में नहीं। तो अभी जब आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं जो केवल नंबर्स होते हैं और आपको उसको याद रखना पड़ता है। तो आपको पता है कि रो वी एल अपॉन म्यू is the Reynolds number and v upon under root L into G is the Froude number. तो स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस R is a function of Reynolds number and Froude। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? भाई कोई लेक्चर में है? हेलो, अगर आप लेक्चर, चलिए अगर हो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अगर मेरी बात कुछ समझ में आई हो तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ पार्ट देखा होगा और कुछ नहीं देखा होगा, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर चुका हूँ। मैंने बताया था क्वेश्चन कहता है कि आर जो है वो डिपेंडिंग वेरिएबल्स पे आता है। तो टोटल फंक्शंस कितने हुए? तो आर के लिए 5 को काउंट करोगे तो टोटल 6 हुए। 6 में मास रिलेटेड कितने फंक्शंस है? तो 3 है, इसलिए n की वैल्यू हमने 3 लिख दी। और बाद में n माइनस एन था, तो इससे मुझे पाई टर्म्स कितने होने चाहिए वो पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया पाई 1, पाई 2, पाई 3, 3 टर्म्स यहाँ है, इसलिए 3 बार मेरे इक्वेशन करेंगे। और अब ये 3 इक्वेशन में जो रिपीटिंग वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो रिपीटिंग वेरिएबल्स के लिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसमें एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपने देखा कि लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी और म्यू जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, डेंसिटी को एज अ रिपीटिंग वेरिएबल लिया और विस्कोसिटी को हमने मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखी। अब हमारे पास आर म्यू और जी ये तीनों जो हैं वो पाई 1, पाई 2, पाई 3 के साथ इक्वेट करेंगे। अल्टीमेटली इससे पाई 1 की वैल्यू, देन पाई 2 की वैल्यू और पाई 3 की वैल्यू निकालेंगे और लास्टली फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारा ये कंक्लूजन आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप्स। So the pressure difference delta P in a pipe of diameter d and the length L due to turbulence flow depending on the, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रफनेस। Using Buckingham pi theorem, obtain an expression for delta P.
मतलब प्रेशर डिफरेंस आपको फाइंड आउट। तो प्रेशर डिफरेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पहले डी पे कर रहा है, डी पे कर रहा है, एल पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, म्यू पे कर रहा है, रो पे कर रहा है और के पे कर रहा है। याद रखिएगा के यहाँ पे रफनेस के लिए बोल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने ये 7 लिख दिए। अब सभी का मैंने इक्वेशन लिखा, प्रेशर का ये इक्वेशन लिखा, देन डायमीटर और लेंथ का सेम इक्वेशन होगा, v इज इक्वल टू एल और l इज इक्वल टू एल। वेलोसिटी का लिखा, वेलोसिटी के बाद रो का लिखा है, जो बार बार पाई लिखा, रो के बाद ये कुछ गड़बड़ काम है ना, इसको देखते हैं। उसके बाद रो का वो म्यू। मगर म्यू कोई यूनिट नहीं होती है, देखो पता है यूनिट पाई की कभी। हाँ ओके 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 ओके, म्यू, सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। हाँ। ये म्यू है, पाई नहीं है, बराबर। ठीक है। उसके बाद पाई की उसने यूनिट लिखी और फिर लास्ट में रफनेस की यूनिट लिखी। तो रफनेस जो है वो जनरली लेंथ को बताएगा, इसलिए उसने इसकी यूनिट लिखी एल। तो अब देखिए मास वाली यूनिट एक, मास वाली यूनिट दो, मास वाली यूनिट तीन, मतलब तीन इक्वेशंस में मास है, इसलिए मैंने m इज इक्वल टू 3 कंसिडर कर लिया। तो पाई इक्वेशन कितने आएंगे? तो n माइनस वन, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो मेरा पाई वन, पाई टू, पाई थ्री और पाई फोर। अब ये जो पाई है, इस पाई में कितने वेरिएबल्स होंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है m प्लस। तो m कितना है? 3 और प्लस वन मतलब हो गया 4। मतलब मुझे तीन रिपीटिंग चाहिए और वन जो है वो यूनिट चाहिए। तो रिपीटिंग में कौन कौन से हैं? तो देखो डायमीटर दे के रखा है, वेलोसिटी और डेंसिटी जो आपका यूनिट है। तो आपके ये तीन जो हैं, ये तीन जो है वो रिपीटिंग हो गए। अब नॉन रिपीटिंग में क्या है? तो देखो आपने डी ले लिया तो बचा पहले तो ये डेल्टा पी बचा, उसके बाद एल बचा, उसके बाद म्यू बचा और उसके बाद के बचा, बराबर है। चलिए तो अब यहाँ पे ये देखो डेल्टा रो, एल, म्यू और के, सेम मेथड फॉलो करना है। फिर आपको पाई और पाई के बाद मतलब उसके जो फॉर्मूलेज हैं जो रखिए, उसके बेसिस पे ए बी और सी का इक्वेशन मतलब वो वैल्यूज निकालिए। ये वैल्यूज को आप अपने बेसिक जो फंक्शन है पाई के में रखिए। तो पाई वन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी अपॉन में रो इंटू वी स्क्वायर। सिमिलरली पाई टू के साथ करिए, पाई टू के साथ भी ए बी और सी की वैल्यू आई, आपने यहाँ इक्वेशन में रखा। इक्वेशन में रखने के बाद पाई थ्री की वैल्यू निकालिए, पाई थ्री भी सेम रूल्स के साथ, देन पाई फोर। अब पाई वन, पाई टू, पाई थ्री और पाई फोर। अब हमने क्या किया? फंक्शन ऑफ पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर इज इक्वल टू जीरो में वो सारी वैल्यूज रखी। सेम रूल्स, हमें डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये डिपेंडेंट फैक्टर है। तो इससे यहाँ रख के पहले तो फंक्शन को हटा के पाई इंट्रोड्यूस किया और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिख दिया। अब एज इट इज लिखने के बाद अब मुझे जिनके बारे में नॉलेज है मैं उसको रखूंगा और जिसके बारे में नॉलेज नहीं है मैं उसको आगे बढ़ जाऊंगा। तो जैसे अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि L अपॉन डी, ठीक है, तो इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ L अपॉन डी, देयरफॉर टेकिंग दिस आउट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया? L अपॉन डी को आउट ऑफ द फंक्शन किया। अब म्यू अपॉन डी वी रो मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है म्यू अपॉन रो डी वी विच इज 1 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। क्यों? क्योंकि आपने डी वी इंटू रो अपॉन म्यू पढ़ा होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर इसका उल्टा हो गया इसलिए 1 बाय आर ही हो गया। अब के अपॉन डी कोई फंक्शन नहीं है, मतलब ये कोई डायमेंशन लेस फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको इन्होंने ऐसे ही रख दिया। तो इन्होंने इक्वेशन क्या बनाया? तो डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल टर्म। अब डेल्टा पी इन्होंने एक ये देखिए, ये यहाँ पे शायद रो होना चाहिए, ये पी दिख रहा है। तो डेल्टा पी अपॉन रो इज इक्वल टू, अब यहाँ से मेरा जो ये वी स्क्वायर है यहाँ पे आ गया, तो वी स्क्वायर और एल अपॉन डी, ठीक। और रो जो है
इसने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय जी, तो मैंने दोनों तरफ जी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा पी अपॉन रो इंटू जी इज इक्वल टू दिस होल टर्म। और नाउ फंक्शन ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, पहला रेनॉल्ड्स नंबर और दूसरा बस अननोन क्वांटिटी है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। देयरफॉर दिस इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड पी अपॉन डी। दिस पुट इक्वल टू फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड रफनेस फैक्टर। तो आपका जो फंक्शन आया है, मतलब ये अब क्या हो गया, स्मॉल एफ के इक्वल हो गया, कौन सा, तो ये पूरा टर्म। तो डेल्टा पी अपॉन रो इंटू जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ। एक्चुअली इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे ले आके रोक सकते हो, लेकिन मतलब जब आप फर्दर स्टडी में जाओगे तब आपको ये लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन रो जी इज इक्वल टू 4 एफ अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल डिवाइडेड बाई जी इंटू डी। तो multiply and divide by any constant does not change the character of items. So delta p upon rho g is equal to क्या हुआ, तो ये hf के इक्वल हुआ, और hf is equal to क्या होता, तो 4f l v स्क्वायर अपॉन में t इंटू 2g के इक्वल होता है। बस इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने ये जो दोनों इक्वेशंस बताए हैं और जो फॉर्मूलेस बताए हैं, ये एक्चुअली मतलब ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट था। अब बोलोगे सब फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पे, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, डायमेंशन एनालिसिस फॉर द फ्री कन्वेक्शन एंड डायमेंशन एनालिसिस फॉर द फोर्स कन्वेक्शन, वहाँ पे ये दोनों मेथड्स काम आएंगे। तो आज का आपका असाइनमेंट है कि आपने जो लास्ट टाइम वाले न्यूमेरिकल्स किए थे और आज का न्यूमेरिकल किया है, ये चारों न्यूमेरिकल्स आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आपको असाइनमेंट नंबर 4 या 5 करके भेज दूंगा, और आप उसमें ऐड करके मुझे मंडे तक सबमिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए।